जी स्वागत है संजय जी। इस पटल पे जुड़े पटल पर जुड़े तमाम आयोजन समिति के सदस्य जो वर्षों बरस से अपने नैतिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए हमारे इस ऑनलाइन कारवां को यहां तक लाने में सहभागी बने, साथ ही वैसे लोग जो श्रोता के रूप में सदैव हमारा संबल बढ़ाते रहे, मनोबल बढ़ाते रहे और अपने विचारों से भी इस पटल को गौरवान्वित करते रहे, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पटल का मूल उद्देश्य आज के विषय वस्तु के सदृश ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का विषय वस्तु ज्ञानवान, धनवान, बलवान एवं बुद्धिमान में प्रमुखता किसका, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी बातों को हम लोग अपने जीवन में समझने के लिए सुधी श्रोता बनते हैं, फिर हम श्रेष्ठ वक्ता बनते हैं और अपने सामाजिक नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम अपने परिवार में बैठते हैं, समाज में बैठते हैं या विभिन्न जमातों में बैठते हैं, तो हम अपनी विद्वता का परिचय देकर अपने प्रति लोगों का बेहतर से बेहतर नजरिया रखने के लिए प्रयासरत होते हैं। जैसा कि आज का विषय बिंदु में पहला जो पड़ाव है वह है ज्ञानवान। इसको समझाने के लिए मैं दो तीन बातों को उदाहरण स्वरूप लाऊंगा, तो मेरे ख्याल से हम लोग बेहतर तरीके से इस चीज को समझेंगे। जैसे कि हमने बचपन में तोते और बहेलिए का संवाद किसी न किसी रूप में अपने निचली क्लासों में, वर्गों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक बहेलिया अपने तोतों को सिखला रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तोता ने इस पूरे वाक्य को पूरी तरह से रट लिया और सदैव कहते भी थे, परंतु जब व्यवहारिक समय आया तो वो जाल में फंस गए। कारण उनके पास ज्ञान तो आया, लेकिन ज्ञान पाने के बाद जो व्यक्ति में जो विवेक उभरता है, जिसको बुद्धिमत्ता कहा जाता है, वह नहीं हो पाया। अब इस बात को समझाने के लिए वर्तमान समय और संदर्भ से मैं कहना चाहूंगा कि आज किसी भी प्रतियोगिता की जब परीक्षा होती है तो पहले दौर में आप सभी जानते हैं कि रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट
में पास होने के उपरांत फिर कई तरीके की परीक्षाएं ली जाती है, चाहे वो मेडिकल के रूप में आपके स्वास्थ्य का हो या फिर उस ज्ञान से उद्भव होने वाला बुद्धि और विवेक, यानी आपने अपने ज्ञान को तर्क, कसौटी और अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन के हर पल में किस तरह इस्तेमाल किया, वह सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे कि इस बात को और मैं कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान का और विवेक का समायोजन जब होता है तो पता चलता है कि पूरे भारत में जब एलोपैथ की व्यवस्था नहीं थी, हर जगह एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तो खरबिरवा डॉक्टर कह लीजिए या फिर खरबिरवा कहने से तो आयुर्वेद का बोध होता है, परंतु जब आरएमपी की बात करते हैं तो उससे वही बात होता है कि जो थोड़े बहुत दवाओं को जानकारी लिखता है। और आपको मालूम होगा कि आरएमपी की डिग्री शुरुआती दौर में कलकत्ता से होती थी और कलकत्ता के ब्राह्मणों ने उस डिग्री को लेकर संपूर्ण हिंदी भाषी और मुझे लगता है कि पूरे भारत में फैल गए। और आज भी अगर आपको याद होगा कि जब हम बच्चे थे तो माँ बहनें जो भी घर में गार्जियन होते थे, तबीयत खराब होती थी तो सीधे कहते थे कि चलिए बंगाली डॉक्टर से दिखा लाया जाए। मैं बहुत जगहों पे गया जहां पता चला बंगाली डॉक्टर, तो बंगाली डॉक्टर का अगर टाइटल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा उसमें एक जाति के लेख थे और वो थे जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, और जिसको मनु की व्यवस्था में सर्वोच्च माना गया है। शासन तंत्र में भी आप जानते हैं कि मुगल आए, मुगलों के भी कार्यकाल में, शासन काल में भी अगर उनका जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्य सलाहकार अगर नजर आता है इतिहास के पन्नों में, वह एक जाति जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। और आज भी हमारे व्यक्ति कितनों पढ़े लिख ले, आईएएस आईपीएस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय देखने को मिलता है कि 8वां पास ब्राह्मण को भी वो पैर पूजी करते हैं, आडंबर में लिप्त होकर उसको श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब कि किताबी शिक्षा से भी बड़ा कोई शिक्षा है तो वही वो शिक्षा है जिसको आदमी साम दाम दंड भेद कह देता है या कह देता है कि सभी प्रकार की श्रेष्ठता जो समाज, जो जाति ग्रहण करती है उसे बुद्धिमान भी कहते हैं। और आज के भारत में बुद्धिमान का प्राय ब्राह्मण बन के रह गया है। कई जगह हम सब देखते हैं कि आज वो हमारे पूर्वजों के कृत्यों पर, उनके कार्यकलाप पर, उनके बनाए गए संरचनाओं पर, उनके शासन व्यवस्था पर भी वो अपने बुद्धिमत्ता से कुंडली मार के बैठे।
जैसा कि हमारे दो साथियों ने कहा, चाणक्य की चर्चा की, और अब तक जब तक यह बात अपना ही परिवार का सिद्धार्थ जो BHU में अपने शोध में उन्होंने उत्तर विरट कथा जो थेर महेंद्र यानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के ज्येष्ठ पुत्र ने जिस किताब को लिखा और उसमें लिखा कि चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त दोनों मेरे दादाजी हैं, तब जाके ये चर्चा खत्म हुई कि चाणक्य अगर न होता तो चंद्रगुप्त का उदय नहीं होता। ये कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। तो ये ज्ञान से नहीं फैलाया गया बल्कि इसको विवेक से फैलाया गया, चूंकि कहीं ये लिखी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेखों में कहीं भी कोई चाणक्य का वर्णन नहीं आता है, लेकिन वर्तमान के मनुवादी ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने एक फर्जी पात्र को बनाकर और आज से 2200 बरस पहले ले जाकर उसको वो स्थापित कर देता है। इसका मतलब कि हमारा इतिहास और प्रमाण की सारी बातें धरी की धरी रह गई। वो चपलता से चतुरता से साम दाम दंड भेद को लगाकर बुद्धिमता से वो उसको स्थापित कर देता है। आज के संदर्भ में भी इसको देखें तो आज सत्ता के शीर्ष पे चाहे किसी दल किसी जाति के लोग बैठे हैं, लेकिन हर दल का प्रवक्ता पर आप गौर कीजिएगा। जो आज सोशल मीडिया या स्ट्रीम मीडिया या जिसे हम अगली पंक्ति की मीडिया कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो, वहां पर जो डिबेट में आते हैं, अगर उनके नाम पर आप गौर करें तो वर्तमान समय में भी पता चल जाएगा कि राजनीतिक के हर चीजों को अगर कोई जानता है तो वही बुद्धिमत्ता और वही ब्राह्मण जाति के लोग हैं। चाहे वो राजद के समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना हो, चाहे वो नीतीश जी का बना हो, चाहे वो अन्य जो भी हम जिसे कहते हैं कि नहीं यह समता मूलक समानता वादी ये विचारधारा की पार्टी है, और उसके भी जो प्रवक्ता जब दिखते हैं तो हमें लगता है आज भी वही परिस्थितियां हैं। और इसको और कठिनता से जब शोध आप करते हैं और अध्ययन करते हैं तो फिर एक आंकड़े पर आपको गौर करना पड़ेगा। जैसा अभी सुग्रीव बाबू ने कहा, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत की साक्षरता दर 12% थी। आज हमारे देश का साक्षरता दर 74% है। तो आप गौर करें कि आजादी के 75 और 76 वर्षों में अगर साक्षरता को ज्ञान का पैमाना हम मानते हैं तो कितना बदलाव हुआ है। लेकिन अभी कई साथियों ने अपने वक्तव्य में हम सबों को बताया कि आज भी हम बहुत पीछे हैं, जबकि इसके उलट हमारे घर में डिग्रीधारी लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। कल तक जहां पुरुष होते थे, आज हमारे घरों में महिलाएं भी ऊंची से ऊंची डिग्रियां लेकर वह नौकरियां कर रही हैं, बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रही हैं।
लेकिन यह भी हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि जो सामाजिक चेतना, जो वैज्ञानिक सोच, जो बदलाव हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे जमात में दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हम लोग ज्ञानवान तो हैं, लेकिन बुद्धिमान अभी तक नहीं हो पाए। बुद्धिमान को आप जागरूकता के पैमाने पर तौल सकते हैं, शब्द बदल के कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, लेकिन वह किसी न किसी रूप में दिखता है, कमियों के रूप में दिखता है। और अगर ज्ञान के समतुल बुद्धिमता और बुद्धिमान होना होता तो निश्चित रूपे हमारा और हमारे पूर्वजों का कर्मा, या फिर यूं कहे कि जब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था तो हमारे पूर्वजों भगवान बुद्ध के देशनाओं पर 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय इस देश में स्थापित किए गए थे। आप सोचिए कि इन 100 विद्यालयों में कौन लोग पढ़ा करते थे। और ये बिहार प्रदेश, जिसका नाम में ही बिहार जुड़ा हुआ है, वह कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा बौद्ध विहार सिर्फ बिहार में हुआ करते थे। उन्हीं के चलते उस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। और उन बौद्ध विहारों में क्या टीका, चंदन, धूप, अगरबत्ती लगाई जाती थी? उस समय के शिक्षा व्यवस्था का वो प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो जो उन केंद्रों से पढ़ के बुद्धिमान और विद्वान पैदा हुए, उसको कैसे 3% लोग पूरी तरह से नाकामयाब करके, इतिहास के पन्नों से मिटा के, उसकी बेहतर संस्कृति को विकृति में बदल के कैसे इस अवस्था को ला दिया, कैसे मनुस्मृति की रचना कर दी, और कैसे तत्कालिक लोगों ने उस व्यवस्था को अंगीकार किया। जब हम सोचते हैं, एक चिंतनशील व्यक्ति बन के, एक सजग समाज सेवी बन के जब इन विषय बिंदुओं को सोचा जाता है, तो आदमी कहीं ना कहीं जाके दिमाग शून्य हो जाता है कि आखिर कैसी परिस्थितियां रही होंगी कि दुनिया का सबसे गौरवशाली अतीत वाला यह देश इतने गरीबी में, अशिक्षा में और हर मानकों में यह गिर गया है। यह बड़ा हम सबों को सोचने का प्रश्न है। तो ज्ञान के बाद हम कहते हैं बात धनवान की। तो धनवान होना तो अल्पकालीन चीज है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि 139 शासन काल का शासन, यानी 139 वर्षों का मौर्य वंश का शासन 24 घंटे के अंदर धाराशाही हो गया। पुष्यमित्र ने हमारे अंतिम शासक वृद्धरथ मौर्य की हत्या करके, एक व्यक्ति ने हत्या करके हमारे धन को और कहिए कि शासन सत्ता के बल को
पंगु बना दिया। तो कैसे बनाया, तो फिर हम गौर करेंगे तो वही बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से नहीं। उस काल में भी ज्ञानी रहे होंगे, उस काल में भी बलवान लोग रहे होंगे, और जो खुद शासक रहा होगा उसके पास कितनी धन संपत्ति होगी, यह बात तो हम सोच सकते हैं हम अपने चेतना से कि उस काल में उसकी एक एक चीजें, सम्राट अशोक के जो भवन, या फिर यूं कहें मौर्य काल की जो भी कलाकृति या मठ मंदिर जो बनाए गए हैं, उसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े विदेशी इतिहासकारों ने, वेनसांग, इत्सिंग और फाहियान ने भी लिखा है कि लगता है कि कोई देवतुल्य व्यक्ति ने आकर इसका निर्माण किया है, किसी अलौकिक शक्ति ने निर्माण किया है, क्योंकि वो उम्दा कारीगरी, वो उम्दा मूर्तियों का निर्माण, चाहे वो मथुरा शैली में हो या गंधार शैली। तो कुल मिला के मैं इस विषय बिंदु पर यह कहना चाहूंगा कि बलवान होना, धनवान होना, वो कुछ कालखंड की चीजें हो सकती है, वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, आती जाती रह सकती हैं। जैसा कि हम लोग आज के समय में अडानी और अंबानी को सुनते हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी चक्र आएगा कि 10 वर्षों बाद पता चलेगा कि अडानी और अंबानी की गिनती खत्म हो गई इस देश में। उनका धन का, जो धनवान होने का जो तगमा मिला हुआ है, वह किसी नए व्यक्ति ने छीन लिया, नई परिस्थितियों ने छीन लिया। तो ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर विवेकशील व्यक्ति रहेगा, बुद्धिमत्ता के साथ में रहेगा, तो वह भी कोई परिवर्तन कर सकता है। और करने के बाद में आज अगर भगवान बुद्ध को याद करते हैं, सम्राट अशोक को याद करते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करते हैं, जगदेव की बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग बात नहीं करते हैं कि वो अपने काल में बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए थे, या बाबा साहब को इसलिए हम याद नहीं करते हैं सिर्फ कि उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां अर्जित की, परंतु इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद जो उनके अंदर अनुभवों का संचार हुआ, और उन्होंने उस अनुभवों को हम सबों के बीच लाया, समाज के बीच लाए, परिवर्तन का बयार लाया, और परिवर्तन का बयार आने से आज वर्तमान समय में भी हम सब किसी न किसी रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। यही उनके बुद्धिमत्ता का, बुद्धिमान होने का सबसे बड़ा प्रतीक है, प्रमाण है। बस इतना ही कह के आज के इस विषय वस्तु पर अपनी बातों को मैं विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय संविधान। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने विस्तार से अपनी बातों को रखा, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत।